कई सदियों से इंसान विश्वास करते आए हैं कि जीवन सिर्फ यहां पृथ्वी पर ही है, लेकिन आज वैज्ञानिक मानते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। देखा जाए तो आज तक जो भी मानव सभ्यताएं रही हैं, हमें बताती हैं कि इस यूनिवर्स में हम अकेले नहीं हैं। बहुत लंबे समय पहले एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स यहां आए थे और उन्होंने हमारी जीन्स में फेरबदल करके हमें इंसान बनाया। देखा जाए तो दुनिया में हर जगह पर इंसान परग्रही जीवों के संपर्क में बार बार आ रहे हैं और हम इंसान जैसे हम आज हैं शायद उन एलियंस की जेनेटिक ब्रीडिंग का ही नतीजा है। अगर हमारे बीच एलियंस आते हैं तो हो सकता है वो हमेशा से यही हों। दुनिया भर में लाखों लोग ये मानते हैं कि बीते कल में दूसरे ग्रह के जीव हमारे ग्रह पर आए थे। तो क्या ये बात सच है? क्या सच में प्राचीन एलियंस ने हमारे इतिहास को बदला है? अगर ऐसा है तो वो यहां क्यों आए थे और उनका मकसद क्या था? द मिशन 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन अपनी मंजिल पर पहुंचा और दो इंसान नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखा। अब उन्होंने झंडा लगा दिया है। आप चांद पर स्टार्स और स्ट्राइप्स को लहराते देख सकते हैं। जबरदस्त, बेहद खूबसूरत। इतिहास में यह पहली बार था जब इंसान अपने घर से दूर अंतरिक्ष का सफर करके किसी दूसरे ग्रह पर कदम रख रहा था। क्या सच में ऐसा ही था? क्या हम वाकई इस यूनिवर्स के पहले जीव हैं जो दूसरे ग्रह तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं? ब्रह्मांड के फैलाव को देखते हुए और हमारी गैलेक्सी को बनने में लगे अरबों सालों की बात करें तो यह कल्पना करना बहुत मुश्किल है कि क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ होगा। शायद हजारों बार हुआ हो, और वो भी कई करोड़ों सालों के दौरान। एंशिएंट एलियन एस्ट्रोनॉट थ्योरी पहले से ये मानती है कि कई हजार साल पहले, हमारे दर्ज किए गए इतिहास से भी पहले, पृथ्वी पर दूसरे ग्रह के एस्ट्रोनॉट्स आया करते थे। लेकिन अगर एलियंस वाकई पृथ्वी पर आते थे तो क्यों? वो यहां क्या ढूंढने आए थे? क्या लूटने, क्या समझने, किसका शिकार करने या बच्चे पैदा करने? जब आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ने अपने आसपास के इलाके पर नजर दौड़ाई तो उन्हें चांद की वीरान जमीन नजर आई। देखने पर वहां चट्टानों और धूल के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन 1986 में टेस्ट करने से पता चला कि चांद की सतह में काफी मात्रा में हीलियम-3 है, जो प्रदूषण न फैलाने वाला बहुत शक्तिशाली नॉन रेडियो एक्टिव फ्यूल है। जानकारों का मानना है कि इस चीज से भरी एक स्पेस शटल यूनाइटेड स्टेट्स की 1 साल की एनर्जी की सभी जरूरतों को पूरा कर सकती है। सोच कर देखिए, स्पेसशिप्स की टुकड़ियां जो चांद और बाकी ग्रहों से नेचुरल रिसोर्सेस को निकाल रहे होंगे। क्या इससे यह समझा जा सकता है कि क्यों दूसरे ग्रहों पर रहने वाले जीव पृथ्वी पर आते होंगे? अगर हम वहां माइनिंग करने वाले रोबोट्स के साथ जाएंगे और बाद में इंसानों के साथ भी उन ग्रहों पर माइनिंग करके वहां से ओर्स निकालेंगे, उसे स्पेसशिप पर ला देंगे और यहां ले आएंगे, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो परग्रही जीव क्यों नहीं? लेकिन अगर पृथ्वी पर एलियन खुदाई करने आए थे, शायद हजारों साल पहले, तो क्या उसके सबूत नहीं होंगे? यहां जहां अब इराक मौजूद है, वो जगह है जहां इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी। 3500 से 3900 ईसा पूर्व के बीच
टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के बीच का उपजाऊ इलाका सुमेरियन लोगों का घर था। सुमेरियंस वो पहला कल्चर था जिन्होंने शहर बनाए, और वहां न्यूयॉर्क की तरह सड़कों का जाल था, सीधी लंबी सड़कों का जाल। उन्होंने सब कुछ प्लान किया हुआ था। उन्होंने सड़कों पर पत्थर बिछाए, उनके पास सीवेज सिस्टम था, और उन्हें खेती बाड़ी सिखाई गई थी। सुमेरियंस ने ही पहली लिखित भाषा का आविष्कार किया था, जिसे वो मिट्टी से बनी टैबलेट्स पर क्यूनेफॉर्म लिपि में लिखते थे। 19वीं सदी में निनेवा के प्राचीन अवशेषों की जांच करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसी 22,000 क्ले टैबलेट्स मिली। बाद में जब उन पर लिखी गई चीजों का मतलब निकाला गया तो उसमें ऐसी कई कहानियां मिली जैसी जुडेयो क्रिश्चियन बाइबल में मिलती हैं। देखा जाए तो जेनेसिस की हर कहानी, बाढ़ वाली कहानी, एडम और ईव की कहानी, इन सब का प्राचीन सुमेरियन से कोई संबंध है। 1976 में ज़करिया सिचिन ने दी अर्थ क्रॉनिकल्स नाम की किताबों के जरिए सुमेरियन लिपि का अपना अनुवाद पेश किया था। सिचिन के मुताबिक क्ले टैबलेट्स एक एलियन प्रजाति के बारे में बताती है जिन्हें अनुनाकी कहा जाता है और जो पृथ्वी पर सोना निकालने के लिए आए थे। ज़करिया सिचिन का कहना था कि अतीत में इतने पहले वो पृथ्वी पर इसलिए आए थे क्योंकि वो एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स थे और उन्हें अपने ग्रह के लिए सोना चाहिए था। क्योंकि उनके ग्रह पर जो सोना था वो कम हो रहा था, तो वो पृथ्वी पर इसलिए आए ताकि वो सोना निकालकर उसे अपने ग्रह पर ले जा सके। मगर सोना ही क्यों? इस अनोखी धातु की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिसके लिए एलियंस गैलेक्सी पार करके पृथ्वी पर पहुंचे? मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के लिए भी सोना उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना हमारे लिए है। अगर उनका समाज भी हमारे समाज की तरह है तो उनकी सभी बड़ी चीजें बिजली से चलती होगी, और सोना वाकई सबसे अच्छे कंडक्टर्स में से एक है। और इसे कैसे भी ढाला जा सकता है, इससे तार बनाए जा सकते हैं, बहुत कम मात्रा में इसका इस्तेमाल नैनो पार्टिकल्स की तरह किया जा सकता है। तो ये हर उस एलियन प्रजाति के लिए एक शानदार टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स है जो हमारी ही तरह बिजली और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इसका एक और दिलचस्प इस्तेमाल किसी एनर्जी सोर्स की तरह हो सकता है, क्योंकि इसमें थर्मो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स कहलाने वाली खूबी है जिससे गर्मी को सीधा बिजली में बदला जा सकता है। जाहिर है वो एक बढ़िया क्लीन एनर्जी सोर्स होगा। एनर्जी बनाने और गर्मी को कंडक्ट करने की अपनी कमाल की खूबी की वजह से कई वैज्ञानिक मानते हैं कि स्पेसशिप्स बनाने के लिए सोना एक बहुत जरूरी मेटल है। सोना इंफ्रारेड लाइट को वापस पलट सकता है। इंफ्रारेड असल में वो रोशनी होती है जो लाल नहीं होती, तो ये हमें नजर नहीं आती, लेकिन हम इसे गर्मी के रूप में महसूस करते हैं। रेडिएशन आप में मौजूद मॉलिक्यूल्स पर असर करती है और उससे वो ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करते हैं और आपको गर्मी महसूस होती है। तो सोना हीट शील्ड बनाने के लिए बहुत बढ़िया है, शायद इसलिए क्योंकि ये इतना नरम है कि आप इसकी पतली परत बना सकते हैं। जो मेटल सबसे ज्यादा टिकता है वो है सोना। सोना कभी भी खराब नहीं होता। प्राचीन समय में जो सोना मिला था वो आज भी मौजूद है। अगर आप ज़करिया सिचिन की थियरी देखें कि परग्रही जीव किसी और ग्रह से हमारे सोलर सिस्टम में आए जो 3600 सालों की इलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो हो सकता है उनके मिनरल्स खत्म हो रहे थे, या फिर खास तौर से सोना जो उन्हें अपना वातावरण ढकने के लिए चाहिए था। ये परग्रही जीव पहले हमारे ग्रह का नाप लेते हैं और उनके पास ये पता लगाने के लिए औजार होते हैं कि किसी ग्रह पर उन्हें अपने काम की चीज कहां मिलेगी। अपने शानदार औजारों की बदौलत वो ऐसे ग्रह का पता लगाते हैं जहां ये सब चीजें, जहां सोना हो। तो उन्होंने फैसला किया कि वो वहां जाएंगे और वहां से सोना निकालेंगे। तो उन्होंने पृथ्वी पर कुछ दलों को भेजा, और जब वो यहां पहुंचे तो उन्हीं के कुछ लोग कहने लगे, यहां तो बहुत सारा सोना है लेकिन हम उन्हें निकाल नहीं सकते, हम क्या करें, हमें मजदूर चाहिए।
और जो कहानी सुमेरियंस तक पहुंची वो ये है कि अनुनाकी पृथ्वी से सोना निकाल रहे थे और काम करते हुए उनके लोगों ने शिकायत करना शुरू कर दिया कि ये बहुत मुश्किल काम है, हम थक गए और वो इस काम को अब और नहीं करना चाहते, और इसलिए उन्होंने बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई और एक मजदूर बनाने का फैसला किया जिसे वो अडामो कहते थे। उन्होंने देखा कि इस ग्रह पर क्या है तो उन्हें होमो इरेक्टस मिले, तो उन्होंने कहा ठीक है, ये ज्यादा समझदार नहीं है, ये हमारी बात मानेंगे, तो अब हम इनमें जेनेटिक बदलाव करेंगे। अनुनाकी ने इंसानों को अपना नौकर बनाने के लिए बनाया था। ज़करिया सिचिन के मुताबिक अडामो पहले आधुनिक इंसान थे जिन्हें अनुनाकी ने 4.5 लाख साल पहले बनाया था, जब उन्होंने अपने और प्राचीन मानव के डीएनए को मिक्स किया था। उन्होंने एक सेल लिया, वो सेल हमारे किसी पूर्वज का था, और उन्होंने उस सेल में कृत्रिम बदलाव किया। उन्होंने डीएनए कोड बदला जो आज हमारे जेनेटिक्स रोजाना करते हैं। ये उनके पत्थर पर चित्रित है, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये सुमेरियन इतिहास का हिस्सा है। उनका मानना था कि ईश्वर पृथ्वी पर आए और उन्हें बनाया और वो उनके गुलाम थे। वो ये जानते थे और इंसानों को बनाने के पीछे वो कोई खास मकसद नहीं मानते थे। अगर आप सिचिन की थियरी माने कि इंसानों को परग्रही जीवों ने बनाया था, तो अचानक सब समझ में आने लगता है। और जब आप बाइबल के लिहाज से देखें कि क्या हुआ होगा, जैसे एडम और ईव, बेशक बहुत लंबे वक्त पहले वो 2 अलग इंसान रहे होंगे वक्त की शुरुआत में, लेकिन शायद एडम और ईव जेनेटिकली तैयार किए गए पहले इंसान थे। हिब्रू बाइबल और सुमेरियन टेक्स्ट के बीच ध्यान से तुलना करने पर कई समानताएं नजर आती हैं, न सिर्फ उनकी कहानियों में बल्कि उनकी भाषा में भी। हिब्रू में एडम का मतलब है आदमी। अडामू वो है जिसे सुमेरियंस पहला आदमी कहते थे, अनुनाकी का गुलाम। लेकिन क्या सुमेरियन टैबलेट्स वाकई किसी एलियन सभ्यता की बात करती है? एक सभ्यता जो पूरी दुनिया में माइनिंग कर रही हो? हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर हाल ही में सोने की प्राचीन खदानों के अवशेष मिले हैं। सबसे ज्यादा अवशेष साउथ अफ्रीका में देखे जा सकते हैं, जहां खुदाई के कुछ निशान वैज्ञानिकों के हिसाब से 1.5 लाख साल पुराने हैं। अब भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां आज भी बहुत सोना है, और हो सकता है उन्होंने वो सोना निकाला हो। बड़ा सवाल ये है कि हम कैसे पता लगाए कि ये काम इंसानों ने नहीं किया था। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थियरी क्यों? अफ्रीका की कई स्थानीय भाषाओं में स्टार शब्द का मतलब होता है ज्ञान और प्रकाश लाने वाला। कुछ अफ्रीकन संस्कृतियों में माना जाता है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हजारों सालों से पृथ्वी पर आ रहे हैं। ज़ुलू दंत कथाओं में एक ऐसे वक्त का जिक्र है जब सितारों से मेहमान आते थे सोना और बाकी जरूरी चीजों को निकालने के लिए। इन माइंस में कृत्रिम रूप से बनाए गए मजदूर काम करते थे जिन्हें शुरुआती इंसानों ने बनाया था। माना जाता है कि सदर्न अफ्रीका की कुछ माइंस तो 1 लाख साल से भी ज्यादा पुरानी है, और अगर 1 लाख साल पहले इंसान वहां से सोना नहीं निकाल रहे थे और मेटल्स नहीं बना रहे थे, तो हमें मानना पड़ेगा कि वो काम परग्रही जीव कर रहे थे। एलियंस के मजदूरों की माइंस, जीन्स में बदलाव कर बनाए गए इंसान। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरी में विश्वास करने वाले मानते हैं कि ये सब कोरी कल्पना या किस्से कहानियों की बातें नहीं हैं, बल्कि हकीकत है, और इसके और सबूत दुनिया के दूसरी तरफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में मिल सकते हैं। पेरू को शुरू से ही सोने की धरती कहा जाता है। प्राचीन समय में इनकन शासक खुद को इससे सजाया करते थे, और जब 16वीं सदी में स्पेनिश खोजकर्ता आए तो उन्होंने खूब सोना लूटा और उसे शिप्स में भरकर स्पेन भेज दिया। सोना एक बहुत कीमती चीज थी क्योंकि रेयर होने के साथ साथ इसके गहने और सिक्के बनाना आसान था। और अगर आप प्राचीन इनकन लोगों को देखें तो वो सोने का इस्तेमाल अपना रुतबा दिखाने के लिए करते थे। कई संस्कृतियों में माना जाता था कि देवता इसे लेकर आए हैं। लोगों को सोना इतना शुद्ध और बढ़िया लगता था कि उससे इलाज हो सकता था, और वो कभी कभी सोना खा लिया करते थे।
बेशक जैसे जैसे हम आर्कियोलॉजी में बेहतर होते जा रहे हैं तो हम और नई खोज कर रहे हैं और हम देख सकते हैं कि लोग सोने का इस्तेमाल किन किन चीजों के लिए करते थे। उदाहरण के तौर पर प्राचीन लोगों के पास किसी तरह की काम चलाऊ बैटरी थी। अपनी शानदार इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और कंडक्टिविटी की वजह से सोना बहुत जरूरी था। सोने की प्राचीन खदानों के आर्कियोलॉजिकल सबूत मिलने से कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसी जगह भी मिली हैं जो 50,000 साल पुरानी हैं। पेरू के पूरे इलाके में आपको उस चीज के अवशेष दिखते हैं जो देखने में प्राचीन खदानों के सबूत लगते हैं। वो वहां मौजूद हैं। कहीं कहीं पर तो इनकी गहराई हजारों फीट है। हालांकि ये बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन सोने को निकालना बहुत ज्यादा आसान है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनका इस्तेमाल प्राचीन इंसान करते थे और उनमें से कुछ तरीके आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं और इसमें से ज्यादातर में पानी का इस्तेमाल होता है। अक्सर उसे मिट्टी से अलग करने के लिए उसे गर्म किया जाता है, ठंडा किया जाता है और सोना अलग हो जाता है। सोने के साथ साथ पेरू में मिली प्राचीन खदानें इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि वहां कभी क्वार्ट्ज, हीमाटाइट और रेड ओकर के लिए भी खुदाई की गई थी। इनका इस्तेमाल अलग अलग चीजों के लिए होता है। क्वार्ट्ज बहुत आम चीज है। असल में ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। ये एक तरह का कांच है लेकिन काफी अच्छा मटेरियल है। ये ठोस है लेकिन इससे कलाकृतियां बनाई जा सकती हैं। आप क्वार्ट्ज की मूर्तियां बना सकते हैं और शायद बाकी मिनरल और सोना मिलने से पहले इसका इस्तेमाल पैसे की तरह भी होता होगा। हेमेटाइट और ओकर काफी ज्यादा कीमती है क्योंकि उनमें आयरन ऑक्साइड होता है और खास तौर से ओकर एक रंग की तरह ये ज्यादा कीमती था क्योंकि जैसे ही गुफाओं में पेंटिंग्स बनाने की शुरुआत हुई या किसी भी तरह की कला की शुरुआत होने से पहले आपको रंग चाहिए थे। रंग बनाना मुश्किल था लेकिन ओकर से मुमकिन था। पेरू में ही विश्व प्रसिद्ध नाज़का लाइन्स भी हैं। हालांकि इन प्राचीन जियोग्लिफ्स के बनाने वालों का आज भी पता नहीं, मगर जिस इलाके में ये पाई जाती हैं, उसे देखकर लगता है कि कभी यहां भी माइनिंग की गई होगी, शायद हजारों साल पहले। नाज़का में पहाड़ के ऊपरी हिस्से को साफ कर दिया गया है। मतलब इस तरह का काम करने के लिए मशीन्स की जरूरत होगी और मैं किसी छोटी सी मशीन की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं। मैं आज के जमाने के सोफिस्टिकेटेड मशीन्स की बात कर रहा हूँ जो ऐसे कमाल के काम कर सकती हैं, क्योंकि ये काम ऐसे मशीनों के जरिए ही हो सकता है। क्या नाज़का डेजर्ट में मौजूद ये समतल इलाका भी कभी हुए एक बहुत बड़े माइनिंग ऑपरेशन का नतीजा है? वो ऑपरेशन जो सैकड़ों हजारों साल पहले किया गया था। यहाँ जो भी स्पेसशिप में बैठकर आएगा, नाज़का लाइन्स उसे रास्ता बताएंगी। जैसे यहाँ आओ, क्योंकि जैसे ही आप नाज़का पहुंचते हैं तो वहां पहाड़ों के ऊपर पृथ्वी से जुड़े चित्र बने हैं जहां हर तरह का रॉ मटेरियल एक खास जगह मौजूद है और वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में। मेरे ख्याल से नाज़का लाइन सोने की तलाश करने का सबूत नहीं है, बल्कि वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या शायद देवताओं से बात करने के सबूत हो सकते हैं। लेकिन इस विवाद के बावजूद एक बात तो पक्की है, ये समतल इलाका और ये लाइंस जो इस इलाके में बनी हैं, वो कुदरती तौर से नहीं बनी हैं। लेकिन जहां वैज्ञानिकों और एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स में इस बात पर मतभेद है कि किसने या किस चीज ने नाज़का लाइंस को बनाया, वहीं वो एक बात पर सहमत हैं, वो ये कि पीस्को वैली में मौजूद बैंड ऑफ होल्स आज भी एक रहस्य है। हमें पेरू के पहाड़ों में वो मिलता है जिसे हम बैंड ऑफ होल्स कहते हैं और इन बैंड ऑफ होल्स को पहाड़ों की ढलान पर बनाया गया था या खोदा गया था। ये बहुत सारे बहुत कम गहरे गड्ढे हैं जो जमीन में खोदे गए हैं और इनके बारे में हर तरह की कहानियां मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि ये लुटेरों का काम था, लुटेरे जो कब्र लूटते थे। कुछ लोगों का कहना है जैसे यहाँ इस इलाके से किसी तरह की मशीन गुजरी हो। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि यहाँ सिलसिलेवार तरीके से खुदाई करके माइनिंग की गई।
उन्हें कच्चा माल चाहिए था, चाहे वो सोना हो, चांदी हो या यूरेनियम हो या जो भी उन्हें चाहिए हो, और शटल जैसी किसी चीज को पृथ्वी पर वो भेजा करते थे। वो कोई रोबोट हो सकता था, उस शटल में कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नहीं होता था, और ये रोबोट धरती की सतह की जांच करता और मिनरल्स और रॉ मटेरियल की मात्रा नापता और फिर गायब हो जाता। इन गड्ढों के बीच 3 फुट की दूरी है और गहराई 6 से 7 फुट है, और इनकी संख्या हजारों में है। अक्सर हम इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखते हैं और हम मान लेते हैं कि या तो किसी इंसान या किसी और तरह के समझदार जीव ने उन्हें बनाया होगा, लेकिन प्रकृति में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां कुदरती कारणों से ऊंचे स्तर पर उनका निर्माण हुआ, जिन्हें हम पैटर्न फॉर्मेशन कहते हैं। जानवरों में आप इसे छोटे स्तर पर देख सकते हैं। आप लेपर्ड्स और जीब्रा देखिए, आपको लेपर्ड में धब्बे और जीब्रा में धारियां नजर आएंगी। हैरानी की बात यह है कि जो चीज लेपर्ड को उसके धब्बे देती है, वही चीज जब धरती के साथ होती है तो इससे जमीन धंस सकती है। जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इन गड्ढों का इस्तेमाल अनाज रखने के लिए किया जाता था, लेकिन एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट इस बात को नकारते हैं। ये एक मिस्ट्री है, क्योंकि किस वजह से कोई इतने सारे गड्ढे खोदेगा, किस लिए? बैंड ऑफ होल्स के बारे में एक और चौंकाने वाली बात यह है कि आप उन्हें आसमान से ही देख सकते हैं। जब आप जमीन पर खड़े होते हैं तो आपको सिर्फ जमीन में खोदे गए कुछ गड्ढे ही नजर आते हैं और इनका कोई खास मतलब नहीं निकलता। लेकिन अगर आप इन्हें आसमान से देखें तो एक बहुत लंबी पट्टी है जहां अलग अलग गड्ढे बने हुए हैं, और इससे आप किसी तरह का मतलब निकाल सकते हैं जिसे आसमान से ही देखा जा सकता है। लेकिन अगर एंशिएंट एलियंस पृथ्वी पर सोने की तलाश में आए थे तो वो चले क्यों गए? पृथ्वी में अब भी बहुत सोना है और बाकी के बेशकीमती मिनरल्स भी। क्या ऐसा हो सकता है कि इन एंशिएंट माइनिंग ऑपरेशंस का मकसद शायद कुछ और ही हो? या शायद पृथ्वी पर एलियंस के आने की असली वजह थी ब्रह्मांड के सबसे बढ़िया जीव का शिकार करना, इंसान? एलामोसा, कोलोराडो, 7 सितंबर 1967 को स्निपी नाम की 3 साल की घोड़ी गायब हो गई, तो उसके मालिक को चिंता होने लगी और वो उसकी तलाश में निकल गए। उनकी तलाश का एक भयानक और हैरान करने वाला नतीजा निकला। स्निपी की बॉडी में चीर फाड़ की गई थी, वो भी बहुत सफाई से। शव की जांच करने से पता चला कि उसकी खाल और मांस को बहुत सफाई से काटा गया था। उसका दिल और दिमाग निकाल लिया गया था और उसके अवशेषों से फॉर्मल्डिहाइड जैसे बदबू आ रही थी। शव के परीक्षण से पता चला कि उसकी रीढ़ की हड्डी भी निकाल ली गई थी। स्निपी की मौत ने उस कम्युनिटी को चौंका दिया और उसकी मौत का रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है। शव से छेड़छाड़ की उस घटना के बाद दुनिया भर में ऐसी करीब 50,000 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें ज्यादातर मवेशी शामिल हैं। वो 1970 के दशक के बीच का दौर था जब मवेशियों के शवों के साथ छेड़छाड़ को यूफोलॉजी से जोड़ा जाने लगा। किसान अपने खेतों में आते और किसी ऐसे जानवर को मरा हुआ देखते जो कल तक ठीक ठाक था, और उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसे अजीब तरह से काटा गया था। शरीर के कुछ हिस्सों को इतनी सफाई से निकाला जाता था कि उसे देखकर आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे ये किसी कुशल सर्जन का ही काम है। टेलीविजन प्रोड्यूसर और यूएफओ इन्वेस्टिगेटर लिंडा हाउ 30 साल से भी ज्यादा लंबे वक्त से मवेशियों के शवों के साथ छेड़छाड़ के मामले की जांच कर रही हैं। मैंने इस बात की जांच करनी शुरू की कि उन जानवरों के साथ हो क्या रहा था। उनमें घोड़े थे, गाय थी, बाकी पालतू जानवर भी थे जिनकी आंख उसी तरह बिना खून बहाए निकाल लिए गए थे, और कानून उसे एनिमल म्यूटिलेशंस कहता था। कई सारे मामलों से मिली करीब 266 तस्वीरें, और सबसे पहली चीज जो मैंने महसूस की थी वो था गुस्सा, और फिर मुझे थोड़ी घबराहट हुई और फिर थोड़ा सा डर लगने लगा। मैं उस शेरिफ के सामने बैठी थी जिन्होंने मुझे कहा था, लिंडा, हम शिकारियों, बीमारी या शैतान को पूजने वालों की बात नहीं कर रहे, हम अंतरिक्ष से आने वाले जीवों की बात कर रहे हैं।
इसके पीछे कई कहानियां हैं कि एलियंस गाय का एक्सपेरिमेंट क्यों करना चाहेंगे। एक तो ये कि वो खाने की तलाश कर रहे हैं, दूसरा ये कि वो रीढ़ की हड्डी वाले जीवों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। एक वजह ये हो सकती है कि वो किसी खास मकसद के लिए कोई खास जेनेटिक मटेरियल ढूंढ रहे हों। मुझे अब तक का सबसे अच्छा जवाब एक ऐसे इंसान से मिला है जिसने सरकार के लिए अपने काम में गैर मनुष्यों के हाथ होने की काफी करीबी और व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशंस की थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि लिंडा, मैं बस ये कह सकता हूँ ये असल में है जेनेटिक हार्वेस्ट। लेकिन जब आप कहते हैं कि पृथ्वी पर जेनेटिक हार्वेस्ट हो रहा है तो इससे और एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि पृथ्वी पर ही क्यों? आखिर इस जेनेटिक हार्वेस्ट से बनाया क्या जाएगा और इनका क्या होगा? इन सवालों का जवाब शायद हमारे प्राचीन अतीत में छुपा हो, उन अजीब फ्रैंकेनस्टाइन जैसे एक्सपेरिमेंट्स में जो प्राचीन सभ्यताएं किया करती थी। हमारे पास एंशिएंट डिस्क्रिप्शंस हैं जो हमें इजिप्ट से मिले, जहां वो साफ साफ बताते हैं कि भगवान ने काइमीरास को बनाया है। मिक्स्ड बीइंग्स या फिर हाइब्रिड्स। हमें पेंटिंग्स मिली जिनमें इंसान का शरीर तो है मगर सिर नहीं है, और वहां से एक लाल ट्यूब बाहर निकल रही है और उसके बगल में किसी जानवर का सिर रखा होता है। और अगली तस्वीर में, क्योंकि असल में वो किसी कॉमिक स्ट्रिप जैसी है, तो अगली तस्वीर में आप उसी इंसान के शरीर पर किसी जानवर का सिर लगा हुआ देखेंगे। हैरानी की बात यह है कि जानवर और इंसानों के लिए मिले जुले हाइब्रिड्स प्राचीन इजिप्ट से भी पुराने समय के हैं। मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजी के हिसाब से प्राचीन सुमेरिया इंसानों की सबसे शुरुआती सभ्यता थी। और कमाल की बात तो यह है कि उनके शुरुआती लेखों में उन अजीब जीवों का जिक्र है जो आसमान से आए थे और उन्हें अनुनाकी कहा जाता था। अनुनाकी का मतलब होता है वो जो स्वर्ग से आए थे। लेकिन क्या इन जानवरों और इंसान वाले हाइब्रिड्स के वास्तविक सबूत भी हैं? अगर ऐसा था तो क्या हमें उनके कंकाल नहीं मिलने चाहिए? शायद इसका जवाब मिला था सकारा इजिप्ट में, जहां इस देश का सबसे पुराना पिरामिड है। 1851 में फ्रेंच स्कॉलर और इजिप्टोलॉजिस्ट ऑगस्ट मैरियट ने गहराई में बने एक मकबरे की खोज की जो पवित्र एपिस बुल को समर्पित था। उसके अंदर 2 सीलबंद सार्कोफागी थे, लेकिन जब उसे खोला गया तो उनमें जो मिला उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने सार्कोफेगस को खोला और उसमें उन्हें बुल नहीं मिला, बल्कि उन्हें काले रंग की एक चीज मिली जिसे बिटुमेन कहते हैं, एक तरह का एस्फॉल्ट। और इस बदबूदार चीज में उन्हें 7 अलग तरह के जानवरों की हड्डियों के पिसे हुए टुकड़े मिले। साथ में मिलने वाले लेखों के मुताबिक इजिप्शियंस के वक्त में कुछ मॉन्स्टर्स हुआ करते थे, और कौन जाने कि क्या प्रीस्ट ने लोगों को इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए कहा था या उन्हें बर्बाद करने के लिए कहा था और उनके हड्डियों को पीसने के लिए कहा था, और उन्हें उस बदबूदार चीजों में मिलाकर उसे सार्कोफेगस में रखने के लिए कहा था जिसका वजन 80 टन है। मतलब पूरे इजिप्ट में हम हर किसी जानवर के मम्मी बन चुके अवशेष देख सकते हैं, लेकिन हमें ये सार्कोफेगस मिले जिसमें पीसी गई हड्डियां थीं। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि प्राचीन इजिप्शियंस नहीं चाहते थे कि वो जीव मरने के बाद कभी वापस आए? बेशक जाने माने वैज्ञानिक और आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि प्राचीन ग्रीक और इजिप्शियन कहानियां जो इंसानों और जानवरों के हाइब्रिड की बात करती हैं वो कोरी कल्पना है। मगर क्या वाकई? राजाओं के शासन से पहले इजिप्ट में जब ये डेमिगॉड्स वहां पर राज करते थे तब हमें किसी भी इंसान का कोई भी अवशेष नहीं मिला। हम नहीं जानते वो कौन थे, लेकिन हमारे पास वैज्ञानिक सबूत हैं कि कम से कम प्राचीन इजिप्शियंस मानते थे कि उन पर राज किया जा रहा था। अब वो इंसान भी हो सकते हैं, बिल्कुल आपके या मेरे जैसे, या चाहे वो कहीं और से आए हुए जीव भी हो सकते हैं, या कह नहीं सकते वो हाइब्रिड भी हो सकते थे। क्या होगा अगर इन प्राचीन सभ्यताओं के पास काफी विकसित वैज्ञानिक जानकारी होती जैसा हमारे आज के आधुनिक वैज्ञानिकों के पास हैं?
क्या वाकई वो भी डीएनए एक राज को समझ पाए और क्लोनिंग और जीन स्प्लाइसिंग कर पाए? ये सब इतना फैसिनेटिंग क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जब आप चीजों की जेनेटिक्स को देखते हैं तो आज हम उन जीवों को दोबारा बनाने के प्रोसेस पर काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश जारी है। मेरा मतलब है कि ये सारी चीजें साइंस फिक्शन की चीजें हैं, पर फिर भी प्राचीन इजिप्ट में हमें ऐसी ही बातों के बारे में पता चलता है। वहां वैसे ही हाइब्रिड बनाए जाने के बारे में बताया गया है जैसे 20,000 साल पहले किया गया था। वो एलियन जानवरों और इंसानों के डीएनए को मिला रही हैं, न सिर्फ पिछले 10 या 20 सालों से बल्कि कई हजार सालों से। और इसीलिए तो एलियन द्वारा अपहरण होने की इतनी घटनाएं हैं और इसीलिए हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज्यादा समझदार होती है, ताकि दोनों सभ्यताओं को एक साथ मिलाकर एक नया और शानदार हाइब्रिड बनाया जा सके। मेरे ख्याल से इसका सीधा जवाब है कि ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं और गैर इंसानी प्रजातियां इस ग्रह पर आती जाती रही हैं, कुछ ऐसे कारणों से जिनके बारे में हम आज भी नहीं जानते, और इसी वजह से आपको थोड़ी घबराहट होती है। अगर एलियंस यहाँ आ गए जैसा कुछ कहते हैं जानवरों पर उन्हें बदलने के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, तो क्या वो इंसानों के साथ भी ऐसा कर सकते हैं? और अगर हाँ, पृथ्वी पर जीवन कई अलग रूप और आकारों में है। महासागर की अथाह गहराई से लेकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों तक हर जगह जीवन पाया जा सकता है। लेकिन आज हम पृथ्वी पर जितने जीव देखते हैं वो उन प्रजातियों का बहुत छोटा सा हिस्सा है जो आज तक इस ग्रह के करोड़ों साल के इतिहास में मौजूद रही हैं। असल में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी पर रहने वाली सभी प्रजातियों में से 97% प्रजातियां आज खत्म हो चुकी हैं। आज ज्यादातर वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि पृथ्वी के अब तक के इतिहास में 6 बड़े एक्सटिंक्शन इवेंट्स हो चुके हैं। इनमें से सबसे हाल ही में हुआ एक्सटिंक्शन इवेंट 6.5 करोड़ साल पहले हुआ था, जिसने डायनासोर्स का सफाया कर दिया था। पेलियंटोलॉजिस्ट्स इन मास एक्सटिंक्शंस को प्राकृतिक कारणों से जोड़कर देखते हैं, जैसे मीटियोर का गिरना, बाढ़ आना या समुद्र के जल स्तर का कम होना। लेकिन एक और थियोरी का कहना है कि ये एक्सटिंक्शन प्राकृतिक कारणों से नहीं हुए थे, बल्कि इनके जिम्मेदार एलियंस थे। एक प्राचीन सुमेरियन लेख में लिखा है कि वो मौसम को नियंत्रित किया करते थे, वो सूखे के हालात बना सकते थे और उन्होंने ऐसा इंसानों के साथ किया। उनके अंदर तबाही की काबिलियत थी। तो क्या अब खत्म हो चुकी प्रजातियों को और बेहतर या शायद हुक्म मानने वाली ज्यादा पसंदीदा प्रजातियां बनाने के लिए खत्म किया गया था? क्या उनका मकसद यहां बस्तियां बसाना था या हमला? और अगर ऐसा था तो इतने बड़े स्तर पर बदलाव लाने के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजीज चाहिए होगी? कुछ थियरीज के मुताबिक हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जिसे हम स्कैलर टेक्नोलॉजी कहते हैं। हम पानी पर एक खास जगह पर इलेक्ट्रिक इंपल्सेस डालकर पानी को बहुत गर्म कर देते हैं और उससे तूफान आते हैं, और उस बीम के साथ एक रास्ता बनाकर आप तूफान का रास्ता तय कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं, और ये सब काल्पनिक है, और अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो एक एलियन सभ्यता भी कह सकती है कि क्यों ना पृथ्वी पर एक आइस एज लाएं। उससे सभी डायनासोर्स तो मर जाएंगे, लेकिन उससे एलियंस के लिए पृथ्वी पर इंसानों को रखने की जगह बन जाएगी। क्या एलियंस पृथ्वी पर रहने के लिए आए थे? क्या उन्होंने, जैसा कुछ लोगों का मानना है, इसकी शुरुआत उन्होंने अपने जेनेटिक बच्चों से की? अगर ऐसा है तो इसके सबूत कहां है? कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट उस रहस्य की तरफ इशारा करते हैं जो देवताओं के स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर इंसानों के साथ प्रजनन करने के बारे में बताता है। प्राचीन लेख ये बताते हैं कि हमारे अतीत में जो भी पृथ्वी पर आए वो देवता, तो उन्हें पृथ्वी की स्त्रियां बहुत सुंदर लगी। तो कई मौकों पर हमें ऐसी कहानियां मिलती हैं जहां उन्होंने
पृथ्वी की स्त्रियों के साथ जिस्मानी रिश्ते बनाए। इसे गलती से दिव्य या पवित्र संबंध मान लिया गया, क्योंकि जो यहां आए थे वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स थे। भी हो सकते हैं, बिल्कुल आपके या मेरे जैसे, या चाहे वो कहीं और से आए हुए जीव भी हो सकते हैं, या कह नहीं सकते वो हाइब्रिड भी हो सकते थे। क्या होगा अगर इन प्राचीन सभ्यताओं के पास काफी विकसित वैज्ञानिक जानकारी होती जैसा हमारे आज के आधुनिक वैज्ञानिकों के पास है? क्या वाकई वो भी डीएनए एक राज को समझ पाए और क्लोनिंग और जीन स्प्लाइसिंग कर पाए? ये सब इतना फैसिनेटिंग क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जब आप चीजों की जेनेटिक्स को देखते हैं तो आज हम उन जीवों को दोबारा बनाने के प्रोसेस पर काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश जारी है। मेरा मतलब है कि ये सारी चीजें साइंस फिक्शन की चीजें हैं, पर फिर भी प्राचीन इजिप्ट में हमें ऐसी ही बातों के बारे में पता चलता है। वहां वैसे ही हाइब्रिड बनाए जाने के बारे में बताया गया है जैसे 20,000 साल पहले किया गया था। वो एलियन जानवरों और इंसानों के डीएनए को मिला रहे हैं, ना सिर्फ पिछले 10 या 20 सालों से, बल्कि कई हजार सालों से। और इसीलिए तो एलियन द्वारा अपहरण होने की इतनी घटनाएं हैं, और इसीलिए हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज्यादा समझदार होती है, ताकि दोनों सभ्यताओं को एक साथ मिलाकर एक नया और शानदार हाइब्रिड बनाया जा सके। मेरे ख्याल से इसका सीधा जवाब है कि ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं और गैर इंसानी प्रजातियां इस ग्रह पर आती जाती रही हैं, कुछ ऐसे कारणों से जिनके बारे में हम आज भी नहीं जानते, और इसी वजह से आपको थोड़ी घबराहट होती है। अगर एलियंस यहाँ आ गए जैसा कुछ कहते हैं जानवरों पर उन्हें बदलने के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, तो क्या वो इंसानों के साथ भी ऐसा कर सकते हैं? और अगर हाँ, पृथ्वी पर जीवन कई अलग रूप और आकारों में है। महासागर की अथाह गहराई से लेकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों तक हर जगह जीवन पाया जा सकता है। लेकिन आज हम पृथ्वी पर जितने जीव देखते हैं वो उन प्रजातियों का बहुत छोटा सा हिस्सा है जो आज तक इस ग्रह के करोड़ों साल के इतिहास में मौजूद रही हैं। असल में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी पर रहने वाली सभी प्रजातियों में से 97% प्रजातियां आज खत्म हो चुकी हैं। आज ज्यादातर वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि पृथ्वी के अब तक के इतिहास में 6 बड़े एक्सटिंक्शन इवेंट्स हो चुके हैं। इनमें से सबसे हाल ही में हुआ एक्सटिंक्शन इवेंट 6.5 करोड़ साल पहले हुआ था, जिसने डायनासोर्स का सफाया कर दिया था। पेलियोंटोलॉजिस्ट्स इन मास एक्सटिंक्शंस को प्राकृतिक कारणों से जोड़कर देखते हैं, जैसे मीटियोर का गिरना, बाढ़ आना या समुद्र के जल स्तर का कम होना। लेकिन एक और थियोरी का कहना है कि ये एक्सटिंक्शन प्राकृतिक कारणों से नहीं हुए थे, बल्कि इनके जिम्मेदार एलियंस थे। एक प्राचीन सुमेरियन लेख में लिखा है कि वो मौसम को नियंत्रित किया करते थे, वो सूखे के हालात बना सकते थे, और उन्होंने ऐसा इंसानों के साथ किया। उनके अंदर तबाही की काबिलियत थी। तो क्या अब खत्म हो चुकी प्रजातियों को और बेहतर या शायद हुक्म मानने वाली ज्यादा पसंदीदा प्रजातियां बनाने के लिए खत्म किया गया था? क्या उनका मकसद यहां बस्तियां बसाना था या हमला? और अगर ऐसा था तो इतने बड़े स्तर पर बदलाव लाने के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजीज चाहिए होगी? कुछ थ्योरीज के मुताबिक हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जिसे हम स्कैलर टेक्नोलॉजी कहते हैं। हम पानी पर एक खास जगह पर इलेक्ट्रिक इंपल्सेस डालकर पानी को बहुत गर्म कर देते हैं और उससे तूफान आते हैं, और उस बीम के साथ एक रास्ता बनाकर आप तूफान का रास्ता तय कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं, और ये सब काल्पनिक है, और अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो एक एलियन सभ्यता भी कह सकती है कि क्यों ना पृथ्वी पर एक आइस एज लाएं। उससे सभी डायनासोर्स तो मर जाएंगे, लेकिन उससे एलियंस के लिए पृथ्वी पर इंसानों को रखने की जगह बन जाएगी। क्या एलियंस पृथ्वी पर रहने के लिए आए थे
क्या उन्होंने, जैसा कुछ लोगों का मानना है, इसकी शुरुआत उन्होंने अपने जेनेटिक बच्चों से की? अगर ऐसा है तो इसके सबूत कहाँ हैं? कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट उस रहस्य की तरफ इशारा करते हैं जो देवताओं के स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर इंसानों के साथ प्रजनन करने के बारे में बताता है। प्राचीन लेख ये बताते हैं कि हमारे अतीत में जो भी पृथ्वी पर आए वो देवता, तो उन्हें पृथ्वी की स्त्रियां बहुत सुंदर लगी। तो कई मौकों पर हमें ऐसी कहानियां मिलती हैं जहां उन्होंने पृथ्वी की स्त्रियों के साथ जिस्मानी रिश्ते बनाए। इसे गलती से दिव्य या पवित्र संबंध मान लिया गया, क्योंकि जो यहां आए थे वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स थे। मूल अमेरिकी लोक कथाएं उन प्राणियों के बारे में बताती हैं जो पृथ्वी की महिलाओं के साथ स्टार पीपल के रूप में बच्चे पैदा करने स्वर्ग से नीचे आए थे। ये स्टार पीपल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीव थे और वो इस पृथ्वी के नहीं थे। वो यहां आए थे, वो सितारों से आए पूर्वज थे। उनके बीच काफी संपर्क होता था, जैसे किसी अमेरिकन इंडियन स्टार हस्बैंड की कहानी में कोई औरत रात को सोने के लिए बाहर लेटती है और खुले आसमान में सितारों को देखते हुए ये सोचती है कि आसमान कितना खूबसूरत है और वो वहां जाना चाहती है, और अगली सुबह वो अपने आप को स्वर्ग में पाती है और वहां वो इंसानों या सुपरनैचुरल जीवों से मिलती हैं जो वहीं के हैं, और वो उस स्टार हस्बैंड की दुल्हन बन जाती है। नेटिव अमेरिकन माइथोलॉजी के मुताबिक इन एलियंस की पत्नियां गर्भवती हो जाती और उन बच्चों को जन्म देती जिन्हें स्टार चिल्ड्रन कहा जाता था। 6 साल की उम्र तक उनकी मां उनका पालन पोषण किया करती थी और उसके बाद वो अपने पिता के साथ रहने के लिए चले जाते थे। प्राचीन हिब्रू और जुडेयो क्रिश्चियन टेस्टामेंट्स में अंतरिक्ष से आए प्राणियों और इंसानों के बीच जिस्मानी संबंधों का जिक्र मिलता है, जिसे अक्सर सुडेपोग्राफ कहते हैं और कई लोग उसे एपोक्रिफा के नाम से भी जानते हैं। सूडोएपिग्राफ ये वो किताबें हैं जिन्हें बाइबल में शामिल नहीं किया गया है। इनमें कई सारे किस्से हैं जहां इंसानों से मिलने वो जीव आते थे जो इस ग्रह के नहीं थे। बाइबल के आज की बाइबल बनने से पहले और भी कई किताबें थीं जो बाइबल का हिस्सा थीं। बहुत सी किताबें थीं, उन्हें उसने हटा दिया, जिसे काउंसिल ऑफ नाइसिया कहा जाता था, क्योंकि उन किताबों में बहुत ज्यादा जानकारी थी, खतरनाक जानकारी। जेनेसिस 6 में उन नजर रखने वालों का जिक्र है जिसमें उन्हीं के जैसे स्वर्ग से पृथ्वी पर आए फरिश्ते औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाया करते थे। इन अनजान जीवों ने हमारे ग्रह की खूबसूरत जवान लड़कियों के साथ रिश्ते बनाए, मगर फरिश्ते जिस्मानी रिश्ते कैसे बना सकते हैं? ये नामुमकिन है। हमारे विचार से, हमारी नजर में फरिश्ते तो आध्यात्मिक होते हैं, कोई ऐसा नहीं जिसका शरीर हो और उसमें ऐसी ख्वाहिशें हो, लेकिन उन्होंने ऐसा किया था। हमारे प्रागैतिहासिक पूर्वज इस बात को नहीं समझ सके और उन्हें लगा कि परग्रही जीव किसी तरह के देवता हैं। क्राइस्ट के गर्भ में आने की बात करें तो एक फरिश्ता होली मदर के पास आया, वर्जिन मैरी के पास, और उसने कहा कि उन्हें आशीर्वाद के रूप में ईश्वर का बेटा मिलेगा, और फिर वो गर्भवती हो गई। न्यू टेस्टामेंट में एक जगह फरिश्तों की हकीकत बताई गई है, और चाहे वो जीसस के जन्म की बात हो या उनके दोबारा जिंदा होने की, इस बात की पूरी संभावना है कि इसमें दूसरी दुनियाओं की दूसरी शक्तियों का हाथ होगा। इसे सीधे तौर पर कहा जाए तो जीसस असल में एक एलियन थे। जाहिर है इसका मतलब यह है कि जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर आप उन्हें ईश्वर का पुत्र भी कहें तो वो भी इस पृथ्वी के तो नहीं थे। मैं मानना चाहता हूं कि जीसस एक बहुत आध्यात्मिक इंसान थे जो ऐसी बहुत सारी चीजों को समझते थे जिनके बारे में हमने अब भी जानना शुरू किया है। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल मुमकिन है कि वो कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हो जो हमें कुछ सिखाने आए थे। वो दैवीय समझ कई मायनों में एकदम देवताओं के इंसानों के साथ संभोग करने की कहानियां आपको ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी से लेकर नेटिव अमेरिकन तक की लोक कथाओं में मिल जाएंगी। और चाइना में 5वीं शताब्दी बीसी के अंत में इस देश को 7 अलग राज्यों में बांट दिया गया था, जिसमें से हर एक हिस्से पर शक्तिशाली सेनापति राज करते थे।
जो ताकत और इलाके के लिए युद्ध किया करते थे। और सबसे पहले इसी उथल पुथल के दौरान हुआंगडी की कहानी सामने आई। एक महान देवता जो ड्रैगन बन गया और वो नीचे एक पहाड़ी पर आया जहां एक कुंवारी लड़की फल इकट्ठा कर रही थी, और ये महान ड्रैगन उसके पास गया और आसमान में अंधेरा छा गया। वो किसी तूफान की तरह था। वो लड़की बहुत बुरी तरह से डर गई और वो बेहोश हो गई। और फिर जब वो वापस होश में आई तो सूरज चमक रहा था और वो ड्रैगन जा चुका था और वो गर्भवती हो चुकी थी। काफी हद तक वर्जिन मैरी और जीसस की कहानी की तरह ही हुआंगडी की कहानी में बताया है कि पृथ्वी की स्त्री उसे जन्म देगी। चीन का पहला महान सम्राट जिसने महान परिवर्तन के समय की शुरुआत की। देवताओं ने इंसानों के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाया ताकि वो एक नई और महान नस्ल पैदा कर सकें जिस पर वो विश्वास कर सकें, उसे काबू कर सकें। मेरे ख्याल से लेजेंड्स और मिथ्स किसी असली चीज पर आधारित हैं। हालांकि उन्हें रहस्यमय बना दिया गया है या बिगाड़ दिया गया है या कई मामलों में बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है, मगर मेरे हिसाब से इसमें कुछ सच्चाई तो जरूर है। एक बात तो हम काफी यकीन के साथ कह सकते हैं कि अगर वो हमसे पहले संपर्क करते हैं तो इसका मतलब होगा कि वो न सिर्फ हमसे बेहतर हैं बल्कि हमसे कहीं ज्यादा विकसित हैं। वो हमारी तरह विकास के शुरुआती दौर में नहीं होंगे, वो हमसे कहीं ज्यादा आगे पहुंच चुके होंगे। जंगल और जू हाइपोथेसिस दोनों ही कहती हैं कि एलियन जीव हमें देख रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने हमसे अपनी दूरी बनाए रखी है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एलियंस हमारे सामने आए बिना हमारे बीच में ही रहना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो क्या अभी भी साथ ही मौजूद होंगे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियोरी के मुताबिक एलियंस धरती पर कई वजहों से आए हो सकते हैं। खुदाई करने, बच्चे पैदा करने, कब्जा करने या इसे स्टडी करने। हमें अभी जिन चीजों के बारे में पता नहीं है हम वहां जाकर उनके बारे में जानना चाहते हैं। हम चांद को देखते हैं तो हम उस पर जाकर उसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। हम मार्स को देखते हैं तो हम वहां भी जाना चाहते हैं। हमें जुपिटर पर भी जाना है, हम वहां पर प्रोब्स भेजते हैं। तो अगर एलियंस हमारे जैसे ही हैं तो उन्हें भी कुछ नया सीखने की ख्वाहिशें होंगी। जैसे हम में क्यूरियोसिटी है, यूनिवर्स में ऐसे दूसरे भी जीव होंगे जिनकी ऐसी ही सोच हो सकती है। यह सोचना बहुत घमंड की बात होगी कि इस गैलेक्सी में बस हम ही नई बातें जानना चाहते हैं। यह कहना बहुत गलत होगा कि सिर्फ हम ही हैं जिनमें अक्ल है और हम यूनिवर्स में नई खोज करना चाहते हैं। लेकिन जहां हमारे अंतरिक्ष के सफर छोटे और सिर्फ खोज करने से जुड़े रहे हैं, क्या दूसरे जीव जो लाखों किलोमीटर दूर से यहां आए थे यहीं रुक गए थे? अगर हां, तो क्या वो अब भी हमारे बीच होंगे? कई एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स मानते हैं कि ये सब बीते कल की बातें हैं और परग्रही जीव यहाँ आए थे, उन्होंने काफी कुछ किया और फिर वो वापस अपने ग्रह पर चले गए। लेकिन ऐसे कई सबूत हैं जो ये दिखाते हैं कि बीते कल में यहाँ आए परग्रही जीव कभी यहाँ से गए ही नहीं। उनके इसी ग्रह पर कई बेसिस हैं जो समंदरों के अंदर या पहाड़ों के बीच बने हुए हैं। साउथ अमेरिका में कई लोगों का यह मानना है कि यूएफओस अक्सर झीलों में भरे पानी से बाहर आते हैं। वो मानते हैं कि लेक टिटिकाका और पेरू और बोलिविया और साउथ अमेरिका की दूसरी कई जगहों पर जमीन के अंदर या पानी के अंदर एलियंस के छुपे हुए बेस बने हुए हैं। अगर एलियंस हमारे प्लैनेट पर आए थे तो जाहिर है कि यहां आते वक्त वो रास्ते में चांद पर तो रुके ही होंगे। हम पर नजर रखने के लिए चांद सबसे सही जगह है और नासा कहता है कि चांद शायद अंदर से खोखला है। अपोलो मिशंस के दौरान जब कमांड मॉड्यूल चांद पर जाकर गिरा था तो चांद से कई घंटों तक घंटी जैसी आवाज आ रही थी। चांद पर कई ऐसे बड़े गड्ढे हैं जिनके नीचे का हिस्सा हमें नहीं मिला है और कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये बिना तले के गड्ढे चांद के अंदर जाने का रास्ता हैं।
हम चांद के बारे में जितना पता करते हैं उससे जुड़ी उतनी अजीब बातें सामने आती रहती हैं। क्या चांद को किसी और सोलर सिस्टम से यहाँ लाया गया था और हमारी धरती के पास ऑर्बिट में छोड़ दिया गया था? बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर चांद ना होता तो हमारे ग्रह पर कभी जीवन नहीं पनप पाता, और इसकी वजह यह है कि चांद की वजह से टाइडल इफेक्ट पैदा होता है, और अगर ये टाइड्स पैदा ना होती और समंदरों का पानी इस तरह न हिलता तो इस ग्रह पर जीवन की शुरुआत ही नहीं होती। मेरे हिसाब से इस बात के सबूत मौजूद हैं कि चांद एक विशाल स्पेसशिप है जो हमारे ग्रह के चक्कर लगा रहा है, और उस पर कोई तो है, कोई परग्रही जीव हो सकते हैं। कई मायनों में ये स्टार वॉर्स के जॉर्ज लूकस डेथ स्टार जैसा ही है, जिसमें वो एक आर्टिफिशियल मून बनाते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी की मदद से एक ग्रह को तबाह करने की काबिलियत पैदा की जाती है। लेकिन अगर एलियन जीव चांद को सैटेलाइट की तरह इस्तेमाल करके धरती को देख रहे हैं तो क्यों? आखिर उनका मकसद क्या है और इसके सबूत कहां हैं? वो हमें इवॉल्व होते हुए देखना चाहते हैं। वो हमारे मास्टर्स की तरह हैं, अवतार्स की तरह। वो बहुत विकसित हैं और हम भी वैसे बन सकते हैं। हमें वहां तक पहुंचना है। हमें सबकी भलाई के लिए अपनी काबिलियत को पहचानना होगा। आज हम आराम से जी रहे हैं जैसे कि हम अकेले इस यूनिवर्स में हैं, जबकि सैकड़ों हजारों लोगों को आसमान में अजीबोगरीब क्राफ्ट्स दिख रहे हैं जैसे कि 5000 साल पहले दिखते थे। और इसीलिए ये सोच कि एंशिएंट एलियंस दोबारा से वापस आ रहे हैं इस 21वीं सदी में और हमारा उनसे सामना होगा, ये एक ऐसा सच है जिसे हम सब सामने लाना चाहते हैं और सरकार ने छुपाने की कोशिश की है, जो कमाल की बात है। एलियन एस्ट्रोनॉट्स सदियों से धरती पर आते रहे हैं या नहीं, इस बात को लेकर कई लोगों की कई राय हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग भी हैं। लेकिन शायद इस बात का सबसे बड़ा सबूत हमारे सामने है, यानी हमारे अंदर है। हमारी जीन्स में कहीं पर ये जानकारी मौजूद है कि परग्रही जीव हजारों सालों पहले यहाँ आए थे, और मुझे लगता है कि शायद हमारे दिमाग में इस संदेश को सामने आने में थोड़ा सा वक्त लगने वाला है। मुझे नहीं लगता कि परग्रही जीव एंशिएंट्स, एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स वो खोई हुई कड़ी है। मुझे लगता है कि सही मायनों में वो एलियंस ही हमारी शुरुआती कड़ी थे। वो वही थे जिन्होंने इंसान को जेनेटिकली बदलने में मदद की। उन्हीं की वजह से सभ्यताओं की शुरुआत हुई थी और हम यहां तक पहुंचे हैं। ऐसा हो सकता है कि वो यहां पर आए और उन्हें एक जीव दिखाई दिया और उन्होंने सोचा ऐसा करते हैं, हम इन्हें विकसित करते हैं। हो सकता है कि और 1 करोड़ सालों के बाद ये जीव समझदार और अक्लमंद बन जाएगा, तो उन्होंने हमें बनाया और हम वाकई समझदार और अक्लमंद हैं, है ना?